नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो आज का विषय रहेगा उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। आज खासतौर से हम बात करेंगे मोटे अनाजों के प्रसंस्करण की। जी हाँ, मोटे अनाज जिसमें शामिल है ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। मोटे अनाज का प्रसंस्करण कैसे आप लाभ कमा सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। और साथ ही बात करेंगे हमारे जो फलदार वृक्ष हैं उनमें तुड़ाई के बाद किस तरह की देखभाल आपको करनी होगी। फलदार वृक्षों में तुड़ाई उपरांत देखभाल, जी हाँ, ये विषय हमारे आज के रहेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण विषय और आपके लिए ये जानकारी लेना उतना ही अहम हो जाता है। लेकिन आपका कोई सवाल है, समस्या है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060। साथ ही दूसरा नंबर है 1800-113061। इनको हम लगातार आपको बताते रहेंगे जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकें। साथ ही आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं। इनका भी परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वी.के. दुबे जी। आप निदेशक हैं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ NSUI से। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रामराज मीणा जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कृषि विज्ञान केंद्र में कोटा, राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मीणा आपका भी। इनसे भी जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे किस तरीके से, अगर बात की जाए तुड़ाई के उपरांत किस तरह की आवश्यकता रहती है। लेकिन आज के समय की अगर मांग को हम देखें तो यही है प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं। लेकिन खासतौर से जब मोटे अनाज के प्रसंस्करण की बात कही जाती है, ना सिर्फ खाद्य सुरक्षा बल्कि पोषण सुरक्षा के लिहाज से ये उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बारे में यहाँ डॉक्टर दुबे सबसे पहले आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। आज के समय को अगर देखा जाए तो एक कोशिश भी की जा रही है और हमने देखा भी है, ना सिर्फ मोटे अनाज की जो मांग है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है और उसका प्रसंस्करण जो है वो और भी ज़्यादा लाभ को बढ़ा सकता है। जी देखिए, अभी मोटे अनाज के जब हम कुछ साल पहले अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग मोटे अनाज ही उपयोग करते थे। लेकिन बीच में ऐसा हुआ, मोटे अनाज की पैदावार भी थोड़ी सी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उसका लोगों को मूल्य भी नहीं किसानों को मिला, तो उन्होंने उसका जो है उत्पादन भी कम कर दिया। दूसरी उसकी टेक्नोलॉजी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि प्रोडक्शन कैसे बढ़े, वैरायटियाँ बहुत आए। लेकिन अभी मैं कुछ सालों से देख रहे हैं कि मोटे अनाजों की मांग इसलिए बढ़ गई, एक तो उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी है और दूसरी ये है कि उनका उत्पादन भी बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जी, क्योंकि केवल गेहूं और कुछ मोटे अनाज पर डिपेंड थे, लेकिन उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को अगर देखा जाए तो आज जो है हम मिक्स्ड जो अनाज का आटा तैयार करते हैं तो उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी है और उनका जो मूल्य भी अभी आपके पहले से जो गेहूं वगैरह उनसे मूल्य से अच्छा मूल्य किसानों को मिल रहा है, तो किसान उस पर पैदावार करने के लिए और आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो प्रोत्साहन है वो मोटे अनाजों को दिया जा रहा है। 2023 का जो वर्ष है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं समर्पित किया गया है हमारे मोटे अनाज के लिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 यानी 2023 की अगर बात तक की जाए और उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कैसे आप प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। एक बार फिर सरकार के प्रयासों से कदन्न के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की पहल की जा रही है, जिससे मोटे अनाजों की उपज का दायरा भी बढ़ेगा और किसानों को बेहतर मुनाफा भी मिल सकेगा। हालांकि कदन्न से जुड़ी एक और विधा है जिसमें महिलाएं समूह बनाकर अपनी भागीदारी दे सकती है और आत्मनिर्भर बन सकती है, और वो है मोटे अनाजों का प्रसंस्करण। इसमें महिलाएं ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ से विभिन्न प्रकार की खाद्य चीजें जैसे बिस्किट, पापड़, नमकीन, कुकीज, बाटी, रोटी जैसे कई खाद्य वस्तुएं बना रही है। इसके अलावा महिलाएं कदन्न की महत्ता को समझते हुए बेबी फूड भी तैयार कर रही है, जिनसे बच्चों के पोषण का स्तर सुधारा जा सके। इस तरह से देखा जाए तो कदन्न यानी मोटे अनाज कुपोषण की समस्या से निपटने में कारगर साबित हो सकते हैं। इनमें छुपे पोषण को सही तरीके से इस्तेमाल करने से जायका भी बढ़ाया जा सकता है और हमारे शरीर की जरूरतें भी पूरी की जा सकती है। हालांकि इनकी कम मांग के कारण इनका उत्पादन भी कम ही किया जा रहा है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो इन्हीं फसलों पर निर्भर है। एशिया और अफ्रीका में लगभग 59 करोड़ लोगों के लिए ये पारंपरिक भोजन है,
लेकिन हमारे देश में प्रसंस्करण के जरिए कदन्न की मांग और उपज दोनों में इजाफा किया जा सकता है। तो जाना आपने कैसे मोटे अनाजों की ना सिर्फ जो मांग है वो अब बढ़ती नजर आ रही है और उसी वजह से जो उपज है उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा होता नजर आ रहा है। इसके लिए ना सिर्फ नीतियां जो हैं वो बेहतर हैं सरकार की, अगर एमएसपी का भी जिक्र किया जाए वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण, किस तरीके से बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है और किसानों का जो मुनाफा है वो बढ़ सके, उसके लिए आवश्यक ये भी कि कुछ सावधानी हमारे जो किसान हैं वो बरतें। साथ ही जो किसान हमारे फलदार वृक्षों की बागवानी करते हैं, तुड़ाई के बाद किस तरह की सावधानी रखनी होती है और उसके ज़रिए किस तरह का नुकसान होने से आप बचा सकते हैं और कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में भी डॉक्टर मीणा जानना चाहेंगे आपसे, क्या जानकारी देना चाहेंगे? सर, मैं किसान भाइयों और हमारे भारत परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं किसान भाइयों से, तो अभी वर्तमान में जो हमारे भारत की स्थिति है उसमें लगभग 35% तक हमारा लॉस हो जाता है। यानी किसान जब फल उगाता है या सब्जी उगाता है और वो कंज्यूमर तक पहुंचती है जी, उसमें 35% तक का नुकसान हो जाता है और उसी नुकसान को बचा करके हम भारत को भी समृद्ध कर सकते हैं और हमारे किसानों को भी कर सकते हैं जी। इसमें सबसे चीज है कि किसान भाइयों को कब उसको हार्वेस्ट करना चाहिए उसका नॉलेज हो। कि जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण ले टमाटर का, तो एक कलर टर्निंग स्टेज पे उसको हार्वेस्ट करना पड़ता है। मान लीजिए ओवर मेच्योर उसने किया या मेच्योर किया तो बाजार में जाते जाते खराब हो जाएगा। जैसे ही आपका अमरूद का है तो मेच्योर स्टेज पे उसको किया जाता है। जैसे केले का, आपका केले में उसका जो एज है वो राउंड शेप के हो जाए तब उसको किया जाता है। यानी सब फल और सब्जियों के स्पेसिफिक इंडिसेस है मैच्योरिटी के जी, उसी पे उसको हार्वेस्ट करना होता है बाजार की मांग के अनुसार। कई बार किसान अगर इमेच्योर तोड़ लेता है, अपरिपक्व तोड़ लेता है तो वो फल खराब हो जाता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बाजार में अच्छे पैसे नहीं मिलते। कई बार ओवरराइप तोड़ लेता है तो भी तकलीफ है। तो इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार बहुत अच्छा अभी काम कर रही है, जिसमें भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है जो आपका एफपीओज के माध्यम से, कि इसके अंदर पूरी टेक्नोलॉजी किसान भाइयों को दी जाएगी, जिसमें जो पिछली बार सरकार ने 19-20 में 500 करोड़ रुपए इस चीज के लिए दिए थे कि भाई एफपीओज बनाओ और किसान ग्रुप में मिलकर के उसको मैकेनाइज करे कि किस तरीके से हार्वेस्टिंग करना है, टेक्नोलॉजी बोरो करे और उस तरीके से उस प्रोसेस को कवर करे। अगर ये लॉसेस कवर करते हैं तो किसान भाइयों की आय भी बढ़ेगी और निश्चित तौर पे लाभ भी काफी होगा जी, आय भी बढ़ेगी और निश्चित तौर पर लाभ भी हो सकेगा। और जैसा डॉक्टर मीणा लगातार हमें बता रहे थे, ये सारी जानकारी देखिए किसानों के बीच पहुंचाई जा रही है और खुद भी डॉक्टर मीणा अभी हमें ऐसे ही नजर आता, शायद कहीं अभी बाहर ही हैं, किसानों के बीच ही हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे और भी जानकारी हम लेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। फलदार वृक्ष से तात्पर्य उन वृक्षों से है जो मनुष्य के खाने के काम आने वाले फल देते हैं। हमारा देश भारत फलों के उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ तरह तरह के फल मौसम के अनुसार पाए जाते हैं। ऐसे में फलों की तुड़ाई और उनकी देखभाल का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है। भारतवर्ष में प्रति वर्ष तुड़ाई उपरांत प्रबंधन एवं भंडारण के अभाव में 25 से 30% उत्पादन सड़कर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हमारे किसान भाई फलदार वृक्षों में तुड़ाई उपरांत फलों की समुचित देखभाल करें। फलों की तुड़ाई और उसका रखरखाव करते समय किसान भाइयों को कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे फलों की तुड़ाई उचित परिपक्व अवस्था में ही करनी चाहिए। फलों को सावधानी से डंठल के साथ तोड़कर छाया में रखें। उन पर किसी प्रकार का दबाव ना पड़े और ना ही वे आपस में रगड़ खाए। फलों की तुड़ाई प्रातः काल या सायंकाल में करें जब वातावरण ठंडा हो। फलों की तुड़ाई के पश्चात उनकी श्रेणीकरण भी जरूरी होती है। किसान फलों का श्रेणीकरण अपने हाथों या मशीन की मदद से कर सकते हैं। श्रेणीकृत उत्पाद आकार और रंग में समान होते हैं, इस कारण बाजार में इन्हें अधिक दाम भी मिलता है। फल अधिक तापमान में खराब होने लगते हैं। यदि उनको कम तापमान पर रखा जाए तो उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि कम तापमान होने पर जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसे में किसान फलों की तुड़ाई के पश्चात उन्हें भंडारित करते समय तापमान का खास ख्याल रखें। फलों की पैकिंग करते समय भी कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान कुछ फलों जैसे कच्चे आम, अमरूद, बेर को जूट की बोरियों में पैक कर सकते हैं। वहीं फलों को टोकरियों में पैक करते समय टोकरियों के नीचे सूखी घास फूस रखकर तब फलों को उन पर बिछाकर बोरी के टुकड़े से सील कर पैक करें। इसके अलावा फलों को हार्डबोर्ड के कार्टन में भी पैक कर सकते हैं।
इन गत्तों में हवा के प्रवाह के लिए छेद भी बनाए जा सकते हैं ताकि फल खराब ना हो और बाजार में लंबे समय तक फलों की गुणवत्ता बरकरार रहे। तो जाना आपने किस तरीके से आप उचित देखभाल कर सकते हैं अलग अलग फलों की और उसके ज़रिए बेहतर मुनाफा आपको मिल सकता है, क्योंकि बेहतर भाव आपको इनके ज़रिए बाजार में मिल सकता है। साथ ही हमारे मोटे अनाज से बने जो उत्पाद हैं, अगर प्रसंस्करण के क्षेत्र में हम जाते हैं तो जाहिर तौर पर डॉक्टर दुबे कई तरह के उत्पाद अब बाजार में नज़र आते हैं और लोगों की एक रुचि भी उसी में है कि और महत्वपूर्ण जो है उसमें उसके पोषक तत्वों की अगर बात की जाए काफ़ी अहम हो जाती है पोषण सुरक्षा के लिहाज से। किस तरीके के अलग अलग उत्पाद इनके ज़रिए हम देख पा रहे हैं? देखिए, ये अभी जो है ये सारा जो प्रोडक्शन है या जो मार्केट का पैसा का लाभ है, जो ज़्यादातर अभी आप जो समझ लीजिए 90 से 95% तक जो बड़े बड़े उद्योगपति उनके हाथ में है जी। और जो सरकार की मंशा है कि वो फायदा किसानों के हाथ जेब में जाना चाहिए। तो अभी किसानों के जेब में जाने के लिए ये जैसे बिस्कुट बनाना है या उसका आटा बना के पैक करना है या उसके कॉर्न फ्लेक्स बनाना है या दूसरे तरीके के उत्पाद, बहुत सारे उत्पाद आ गए हैं इनके। उनका जो प्रसंस्करण है ये छोटे गांव में छोटे रूप में करते हैं, पापड़ बनाना या बिस्कुट बनाना, लेकिन उनकी मार्केटिंग नहीं हो पाती जी, क्योंकि उनके पास ब्रांडिंग नहीं है। और ये ब्रांडिंग का मार्केटिंग का सारा जो है वो बड़े बड़े उद्योगपति जो बड़े बड़े लोग हैं उनका है और ये सारा जो लाभ का पैसा है उनके हाथ में। लेकिन अब होना ये चाहिए कि ये पैसा जो है ये किसानों के हाथ में जाए और किसान जो है अपने लोकल स्तर पर छोटी छोटी यूनिट लगाएं। और दो तरीके के यूनिट लग सकती हैं, एक तो वो किसान अपनी व्यक्तिगत लगाएं, एक जो है ग्रुप में समूह में आकर के जी, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, एफपीओ जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 10,000 का उन्होंने किया है। इस पर और जानकारी डॉक्टर साहब आपसे हम आगे लेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। धनस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे कार्यक्रम के नियमित दर्शक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूं बाराबंकी। सर मैं जानना चाहता हूं जो गर्मी में फल तोड़े जाते हैं, जैसे आम वगैरह, ये जून के महीने में तोड़ाई होती, भयंकर गर्मी होती है तो वो गर्मी में खराब होने का ज्यादा चांस रहता है। दूसरी चीज, जब ट्रांसपोर्ट में भेजते हैं तो गाड़ी जब चलती है तो उसमें रगड़न में खराब होते हैं, तो ये दोनों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर मीना उत्तर प्रदेश से नंदस्वरूप जी जानना चाह रहे हैं कि आम जैसे फल की अगर बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि जब तुड़ाई के बाद किस तरीके से उसका ख्याल रखा जा सकता है, गर्मी का मौसम, और जब परिवहन उसका हम करते हैं यानी एक जगह से दूसरे जगह अगर हमें भेजना है, बाजार में भेजना है, किस तरह की सावधानी हमें रखनी होगी? बहुत अच्छा सवाल है। सभी फलों पे लागू होता है। किसान भाई जब भी किसी फल की या आम की आप हार्वेस्टिंग करते हो तो सबसे पहले होता है उसको प्री कूलिंग करना। जब आप हार्वेस्ट करते हो उसको तो उसमें फील्ड हीट होती है और फील्ड हीट का तात्पर्य है कि उसको एक कूल वातावरण में या तो आप पानी से ठंडा करें या एयर कूलिंग से ठंडा करें। उसको फील्ड हीट को रिमूव करने के बाद में उसको कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स में, जिस बॉक्स में उसका मार्केटिंग होना है, उसमें क्यूसनिंग मटेरियल, जनरली क्या होता है बिना क्यूसनिंग मटेरियल के आम को या फलों को डाल देते तो आपस में ब्रूजिंग करके या आपस में रगड़ खा करके वो खराब हो जाते हैं। तो क्यूसनिंग मटेरियल दोबारा पेपर कटिंग हो सकता है या आपके फॉर्म हो सकती है, उसमें पैक करके और जब आप ट्रक में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो किसी भी तरीके से उसमें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा कैरेट्स एक दूसरे के ऊपर ना रखें ताकि उस पर जो लोड है वो नहीं पड़ना चाहिए, तो ब्रूजिंग नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उसकी क्वालिटी एज सच रहेगी कंज्यूमर तक जाके जी। और अगर और बेहतर होगी रेफ्रिजरेटेड वेंस का अगर इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर ऐसा नहीं हो तो कम से कम आपका वेंटिलेटेड कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स में उसको पैक करके और कंज्यूमर तक पहुंचाएं। चलिए बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो 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 जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा था मैंने 4-5 पेड़ घर में लगा रखे अमरूद के जी। मैंने उनकी गर्मियों में छटाई कर दी थी, काफी पेड़ ऊंचे हो गए थे, पुराना हो गया था एक पेड़ तो जी। तो अब की दफा जो है एक अमरूद में तो थोड़े से 20-25 फल आए हैं, बाकियों के में नहीं आए हैं जी। उठाव तो काफी हो गया जी, लेकिन अमरूद नहीं लगे जी। पिछली बहार में ज्यादा फल आए थे? हाँ, हर दफा बहुत ज्यादा आते थे जी, लेकिन छटाई करने के जो है ऐसा होया ये बात में जी। डॉक्टर मीना क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
सर जो अमरूद में आप प्रूनिंग करते हैं, तो जब प्रूनिंग करते हैं ना, तो उसमें बहुत ज्यादा स्प्राउट्स करते हैं। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, किसान भाई ने जैसे जो एक ब्रांच पे अगर 10 से 20 डालियां फूटती है प्रूनिंग के दौरान, तो उसमें से रखना चाहिए 3 या 4 मैक्सिमम डालियां उसको रखनी है एक ब्रांच पर, तो उसमें आपको बियरिंग हो पाएगा। अदरवाइज एक्सेस होने पर उसमें एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, तो उसमें बियरिंग नहीं होता। और जो ब्रांच हैं उनमें देखें कि एक ही ब्रांच पे 4 से 5 शाखाएं छोड़ करके बाकी को हटा दे, अगले साल फिर उसको स्ट्रेस देंगे, निश्चित तौर पे फल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। जी बिल्कुल, बेहतर फल आपको देखिए मिल सकता है। और साथ ही डॉक्टर दुबे, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, मोटे अनाजों में शामिल अगर हम ज्वार या बाजरा की बात करते हैं, जिनका आपने बताया कि बिस्किट से लेके आटे से लेके कई तरह के जो उत्पाद हैं वो बन जाते हैं, लेकिन खासतौर से चने की बात की जाए, जौ की बात की जाए, तो ये तो हम मान सकते हैं कि काफ़ी पुराने समय से हमारे जो किसान हैं इसका मिश्रण जो है वो लेते आए हैं। हाँ, ये लेते आए, लेकिन बीच में जो हमारा ट्रेंड बदला, भी शहरों में भी आप देखिए केवल गेहूं पे डिपेंड हो गया, क्योंकि वो 12 मास मिल रहा है। ज्वार है, मक्का है और मोटे अनाज हैं, बाजरा है, ये सीजनल हो गए। लेकिन अभी फिर ट्रेंड बदला, आप देखिए तो लोग सभी अनाजों को मिलाते हैं गेहूं में, जी है ना, और उसके बाद आटा खाते, तो उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू के अलावा आप डाइजेस्टिव सिस्टम आप देखिए वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि उनको सबको प्रैक्टिकल अनुभव हो गया। अभी हमारा कहने का मतलब है किसान इस फसलों पे तभी टिके रहेंगे जब उनको उनका उचित मूल्य और ज्यादा फायदा मिलेगा। जी, नहीं तो किसान कुछ साल बाद जब तक बात है फिर डाइवर्ट कर जाएंगे। जी, जो वैसी कैश क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप मतलब जिनमें ज्यादा पैसा तुरंत मिल जाता है। जी, तो लेकिन इनका समाज के लिए और लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके जीवन के लिए और मूल्य जो इनका न्यूट्रिटिव वैल्यू है, मतलब तत्व को जिनकी बॉडी में ज़रूरत है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और किसानों को भी इससे ज़्यादा फायदा हो सकता है, बशर्ते क्योंकि इनमें जो लागत है और फसलों की अलावा कम होती है। जी, यानी कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो सकता है। जी, लेकिन अब इनको एक सिस्टमैटिक प्रोफेशनल तरीके से इनको किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि उस तरीके से उगाना है। चलिए, तरीका भी आपसे हम यहाँ जानेंगे। फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं मोटे अनाजों के प्रसंस्करण के बारे में, और कैसे जो हमारे फलदार वृक्ष हैं उनकी तुड़ाई के उपरांत किस तरह की देखभाल आपको करनी होगी। इन दोनों विषय से संबंधित आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए। 1800113060 पर आप फ़ोन मिला सकते हैं। साथ ही दूसरा नंबर भी है 1800113061। इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। विशेषज्ञ लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर मीणा, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने बताया कि तुड़ाई के उपरांत जो देखभाल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसके ज़रिए ही एक किसान का जो मुनाफा है वो बढ़ सकता है। और सारी मेहनत जो है शुरुआत से यही होती है कि कैसे बेहतर बाजार भाव हमें मिलेगा, और किन बातों का ख्याल रखें इस दौरान हमारे किसान। देखो, किसान भाइयों को जब भी फल परिपक्वता की ओर होता है, मेच्योर हो जाता है, तब विशेष ध्यान रखना है कि हार्वेस्टिंग, यानी जब भी वो उसकी तुड़ाई करे तो किसी तरीके का उसको नुकसान नहीं होना चाहिए फल को। उसको ध्यान से तोड़े, वो यानी टोकरी में तोड़े या बाल्टी में तोड़े या बैग्स में तोड़े। उसके बाद उसको किसी छायादार स्थान पर रखें। कभी किसान क्या करता है, फल तोड़ के और खुले धूप में रख देगा तो उसकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है और फल जल्दी खराब हो जाता है। तो अगर प्रीकूलिंग ना हो तो छायादार पेड़ के नीचे रखे उसको। उसके बाद उसकी ग्रेडिंग करें। कोई डैमेज फल है, मान लीजिए किसी को नुकसान हो गया मैकेनिकली, तो उसको ग्रेड करें। और अलग अलग फलों को अलग अलग ग्रेड के अनुसार, जैसे
ये लोअर ग्रेड का है, हायर ग्रेड का है, एक क्वालिटी का है। जैसे मैं अगर अमरूद की बात करूं तो बेहतर क्वालिटी का फल माना जाता है कि उसका अच्छी साइज 400 से 500 ग्राम का फल हो जी। तो उस तरीके से मार्केट के अनुसार किसान भाई इसको ग्रेड करे। छोटे फल लोकल मार्केट में बेचे और उन्नत फल तो बड़े शहरों में भेजें और वहां जाकर के वो अच्छी ग्रेडिंग कर देगा तो अच्छी रेट मिलेगी, उसको वेरिएशन मिलेगा जी। कि जो कमजोर फल है उसको लोकल बाजार में बेच दिया या प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया। मान लीजिए हम टमाटर की बात करें तो जो ऐसा फल है जो ज्यादा पक गया तो भाई लोकली वो प्रोसेस कर ले, उसका प्रोडक्ट बना ले, जिसे आपका टोमेटो सॉस बना सकता है, केचप बना सकता है, चटनी बना सकता है। इसी तरीके से अगर अमरूद में है जी तो ज्यादा पका हुआ फल उसको प्रोसेसिंग में डालते हैं, जो मेच्योर फल है उसको बाजार में भेजे हो। यानी यहाँ भी प्रसंस्करण के जो फायदे हैं वो कई हैं और उसके जरिए देखिए हम अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। साथ ही डॉक्टर दुबे आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आप बता रहे थे कि अगर व्यावसायिक स्तर पर अगर हम इन सबको देखते हैं तो काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन देखिए उत्पादन में इतनी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो बहुत तकनीकी ज्ञान की जरूरत है और तकनीकी मशीन की जरूरत है। टेक्नोलॉजी की जो स्किल है जो उत्पादन कर रहे हैं उनको भी तकनीकी ट्रेनिंग की जरूरत है जी। और उसके बाद उसको मार्केटिंग के जो उनकी ब्रांडिंग है, पैकिंग है और कहाँ बेचे, क्योंकि कंपटीशन में आपको लड़ना है जी। बड़े बड़े विदेशी कंपनियां हैं, देश की बड़े बड़े कंपनियां हैं जिनकी बहुत अच्छी पैकिंग है, उससे आपको कंपटीशन करना है। लेकिन जब किसान की अपनी कंपनी होती है यानी एफपीओ की अगर हम बात करें तो वहां पर कितना लाभकारी है ये? वही इसीलिए एफपीओ का जो प्रधानमंत्री जी ने ये वो डाला है, एफपीओ है, कोऑपरेटिव्स है और जो कंपनी एक्ट है में भी एफपीओ रजिस्टर्ड होते हैं, कोऑपरेटिव में भी होते हैं। तो इनको इसीलिए कि जब हमारे 5,000 10,000 किसान मिलकर कोई एक फैक्ट्री डालेंगे उत्पादन की, वो उसके हिस्सेदार होंगे, वो उसके मालिक होंगे और उससे मशीनें वही तकनीक की लगाएंगे जो बड़े बड़े उद्योगपति लगाए हुए। चलिए किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक दर्शक हमारे, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। हेलो 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 जी, स्वागत आपका, सवाल पूछ सकती हैं आप। हाँ, जानना चाहते हैं अभी इस वक्त हम लोगों ने खेत में धान की रोपाई मतलब हो जाएगी सर, धान का जी या बाजरा दाल, तो उसका सर जैसे धान ये जो है और ये बाजरा है नहीं आ रहा है, प्रोसेस कैसा है धान के खेत में कट के? चलिए बिल्कुल, ये जहाँ तक हम समझ पाए हैं जानना चाह रही हैं कि पहले उस खेत में धान की खेती ये करती हैं और अब उसी में अगर मोटे अनाज की बात हम करते हैं, बाजरे की खेती की बात करें तो किस तरह की आवश्यकताएं रहेंगी? देखिए धान की फसल के बाद तो आपको नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि धान की फसल की जो हार्वेस्टिंग है वो तो अब हो रही है, या तो थोड़ी सी पहले जो बुआई सीधा बुआई वाला हो गया और अब हो रही है। अब बाजरे की फसल जो आप बोएंगे ये गर्मी की फसल है, एक तरीके से खरीफ की फसल है। ये तो आप इसको अप्रैल मई जून में एक बोएंगे, दूसरा जुलाई अगस्त में बोएंगे, दो ही तरीके के बाजरे का फसल हो सकती है, क्योंकि अभी तो फिर आपका खेत खाली पड़ा रहेगा। इस बीच में आप कोई दूसरी फसल भी ले सकते हैं, कोई भी शॉर्ट टाइम की जो फसल है जो कम समय की है वो ये हमारी जो बहन है वो फसल ले सकती है। लेकिन हाँ ले सकती हैं उसमें धान वाले खेत में बाजरे की फसल हो सकती है, लेकिन पानी ज्यादा भराव नहीं होना चाहिए। चलिए इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। फिलहाल हमारे साथ बिहार से सोमनाथ जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सोमनाथ जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर नमस्कार, मैं सर खाद प्रोसेसिंग के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि ब्रेड बिस्कुट के बारे में कहाँ से इसके बारे में ट्रेनिंग मिल सकता है? हाँ देखिए हमारी बहुत सारी भारत सरकार के इंस्टीट्यूट हैं, आप कंप्यूटर पे जाएंगे और आप डालेंगे कि प्रोसेसिंग की जो हमें ट्रेनिंग लेनी है तो आपको उसकी आपके नज़दीक ही कोई ना कोई सेंटर मिल जाएगा जो आपको स्किल इंडिया में जो आपका प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसमें आपको सेंटर ये मिल जाएगा। वैसे ये भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने भारत सरकार ने ग्रांट दिए, उसने स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोला है, 1-2-3 महीने में मैं समझता हूँ महीने 2 महीने में वो शुरू कर देगा और आप अपनी
रिक्वायरमेंट भेजेंगे कि हमें इसकी ट्रेनिंग चाहिए, तो उसी की जब ट्रेनिंग होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। तो देखिए एनसीआई की वेबसाइट पर भी आप ये जानकारी ले सकते हैं, उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग वहाँ से भी आपको ये सारी जानकारी मिल सकती है। और आपके जो निकटतम जिला है, जो आपका वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र होगा, वहाँ से भी आप ये जानकारी हासिल कर सकेंगे। किस तरीके से आप अगर प्रसंस्करण के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आपको ये पूरी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल हमारे साथ राकेश जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका राकेश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं जानकारी ये लेना जी, हमारे यहाँ कौन सी वैरायटी का अंगूर मीठा रहेगा और कब लगाया जाएगा और कहाँ से मिलेगा? राकेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अलीगढ़ राकेश कुमार बोल रहा हूँ, अलीगढ़ से जी। चलिए, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। हेलो हेलो राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है जी। मैं चाहूंगा अपना सवाल आप एक बार दोहरा दें। मेरा सवाल ये है साहब कि मेरे यहाँ कौन सी वैरायटी उपयुक्त रहेगी अंगूर की और कब लगाई जाएगी और कहाँ से मिलेगी? जी बिल्कुल, अमरूद के लिए जानना चाह रहे हैं जी डॉक्टर मीना। जी, किसान भाई ने पूछा, अलीगढ़ यूपी से है शायद जी किसान भाई। मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको अमरूद की वजह से कोई एरिया स्पेसिफिक वैरायटी नहीं है, लेकिन आपका लखनऊ 49, इलाहाबादी सफेदा और एक लोकल जो है बर्फकान गोला, इसके अलावा थाई पिंक, कोई सा भी अमरूद आप उगा सकते हैं। लेकिन लगाने का जो उपयुक्त समय है वो बरसात का रहता है, और उसके लिए आप किसी रेपुटेड भारत उद्यान विभाग द्वारा पंजीकृत नर्सरी से आप वो पौधे ले सकते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र आपके हर जिले में होता है, वहां से भी आपको पौधे मिल सकते हैं। लेकिन आपको लगाना है बारिश के टाइम में, ताकि अच्छे से उसको प्लांट का जो सर्वाइवल है वो बहुत अच्छा आता है बारिश के टाइम पे। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर मीना, आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो भी जानकारी देते हैं, प्रशिक्षण भी दिया जाता है, लेकिन तुड़ाई के उपरांत की जब बात की जाती है तो यहाँ जिस तकनीक के इस्तेमाल होता है, अलग अलग इकाइयाँ भी स्थापित की जाती हैं, तकनीक का इस्तेमाल पूरी तरीके से किसान करते हैं, वो कैसे जानकारी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो पहुँचा रहे हैं? अभी वर्तमान में सारे भारत में कम से कम 720 कृषि विज्ञान केंद्र है, और सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को भारत सरकार से आदेश है कि आप प्रसंस्करण पर अपने ट्रेनिंग्स आयोजित करेंगे। ट्रेनिंग्स में आपका चाहे आपका खाद्यान्न सीरियल्स हो, मोटे अनाज हो, या फल सब्जी परिरक्षण हो, उस पर प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र भी वर्तमान में दे रहा है। और उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग हमारे 7 दिन से लेकर 15 दिन की हम ट्रेनिंग आयोजित करते हैं। जैसे मैं कृषि विज्ञान केंद्र कोटा में हूँ, या ऑल इंडिया से लोग जुड़ते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है और ऑफलाइन भी होती है। दोनों ट्रेनिंग विज्ञान केंद्र के माध्यम से वहां के गृह वैज्ञानिक द्वारा कराई जाती है, या गृह वैज्ञानिक नहीं तो हॉर्टिकल्चरिस्ट करवाते हैं। तो उसमें पूरा उसको वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, जिससे वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सके, अपना व्यवसाय कर सके। और इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र सभी इसमें इन्वॉल्व हो कि वहां की एरिया स्पेसिफिक कौन सी फल सब्जी या अनाज है, उसी के अनुसार उसका प्रोसेसिंग सिखाया जाता है। जैसे मैं राजस्थान में, यहाँ पे मध्य प्रदेश और राजस्थान में सोयाबीन बहुत होता है, तो यहाँ पे सोयाबीन और धनिया दोनों की बेहतरीन हमारे एंटरप्रेन्योर डेवलप हो रहे हैं अभी। जैसे सोयाबीन मिल्क भी बन जाएगा, और आपका आटा भी बनता है, लड्डू भी बनते हैं, बिस्किट्स भी बनते हैं। तो उसके ऊपर ही ज्यादा भारत सरकार का फोकस है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी जिस जिले का तो महत्वपूर्ण उत्पाद है उसी को हमको पॉपुलर करना है, और उसको ब्रांड के रूप में उसको पॉपुलर करना है, ताकि किसानों को अच्छा पैसा मिल सके। जी, एक जिला एक उत्पाद, उसी के लिए महत्वपूर्ण के किस तरीके से चिन्हित किया जाए, जो खास उत्पाद तैयार वहां से हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो सर, मैंने खेत में बाजरा बोया था सर जी। तो बाजरा की मैंने कटाई भी कर दी है सर, लेकिन सर चूहे बहुत हो गए खेत में। अब मैं गेहूं बोने वाला हूं, लेकिन सर चूहे के बहुत हो गए, तो ऐसा क्या करें जिससे सर चूहे चलिए ये समस्या आ रही है? हाँ सर। अच्छा, हाँ देखिए, जो ये रोडेंट है, ये चूहे का है, इसका तो आपको जब आप पानी लगाएंगे तो उसमें तो वो सारे चूहे मिलेंगे। वैसे इसको उससे पहले, पानी लगाने से पहले हम आपको बता दें कि पहले उसकी एक आटा की पुड़िया बना है, उसमें कोई भी दवा मत मिलाएं चूहे वाली, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ आपको छेद दिखाई दे वहाँ आप रख के आइए, और रखने के बाद दूसरे दिन बात करिए कि जो पुड़िया आपको वो चूहे खींच ले गए हैं, उसके बाद दूसरे दिन जब रखेंगे तो उसमें जो है चूहे मार की दवा और ऑयल, हल्का कड़वा तेल, सरसों का तेल डाला जाता है,
ये रोडेंट कंट्रोल का एक साइंटिफिक मेथड है, तो वो जो है वो भी खींच ले जाएंगे और वो खाएंगे, तो उसमें आपके 70 से 80% चूहे मर जाएंगे, बाकी के वहाँ से भाग जाएंगे जी, है ना। तो ये है, उससे पहले सेकंड बुआई करने से पहले आप ये कर लीजिए। तो रोकथाम इनकी देखिए की जा सकती है। रोडेंट की जो है, चूहों की, ये 3-4 वैरायटियां होती हैं और उसमें से जो खेतों में लगती है वो रेटस वो जो है ये बिल्कुल कंट्रोल हो जाए। साथ ही डॉक्टर दुबे, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रसंस्करण के क्षेत्र में अब किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन किसान का इंतजार रहता है कि उसको बाजार कहाँ मिले, और खासतौर से एनसीआई भी इस तरह के जो मंच है वो लगातार किसानों को एक तरीके से उपलब्ध करा रहा है। जी, एक बहुत बड़ा मतलब यही है कि उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा किसान को, कि किसान ने बना तो लिया, छोटा सा उत्पादन करने लगे, लेकिन अब उसी लिए उनको बड़ी बड़ी संस्था, ये तो वो कोऑपरेटिव में रजिस्टर्ड होके 100-200 किसान 500 मिलके प्रोडक्शन करें, या वो जो है एफपीओ बनाए उससे उत्पादन करें और साइंटिफिक उत्पादन करें। उसके बाद मार्केट के लिए एनसीआई ने ये जो आपने एनसीआई हार्ट का किया है अभी लगा हुआ है, तो जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो छोटा छोटा उत्पादन करते हैं, तो वो मार्केट में यहाँ लाएं। उनको ये भी कि हम ट्रेनिंग देंगे, जैसे अभी जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं, तो क्वालिटी कैसे अच्छी होगी, कहाँ कौन सी ट्रेनिंग उसकी ज़रूरत है, 15 दिन की भी होगी, कुछ 3 महीने की भी ट्रेनिंग है, तो उनको वो ट्रेनिंग खुद भी देंगे और अच्छे दिलवाएंगे, जिससे अच्छा प्रोडक्शन हो सके। दूसरा, मार्केट का प्लेटफॉर्म देंगे, ई मार्केटिंग के लिए यहाँ से उनको हम प्रयास किए जाएंगे कि इसका माल कहाँ बिक सकता है, उनको भी ट्रेनिंग देंगे, लेकिन एनसीआई स्वयं भी एक पोर्टल तैयार करके ई मार्केटिंग में उनका करेगी। और इसके बाद केवल देश में जो हमारे स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियन है, वहाँ भी उनके स्टॉल रेगुलर चलेंगे। यहाँ भी एक हाट जो है रेगुलर चलता है, 15-15 दिन बाद 5-5, 6-6 स्टेटों के लोग आते रहते हैं और अपना कोऑपरेटिव का माल जो है अपना बेचते रहते हैं, और उसके बाद हम वहाँ भी स्टेटों में भी इसको लगाएंगे। तो अलग अलग माध्यम हम मान सकते हैं बाजार के लिए, और खासतौर से मार्केटिंग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा है किसानों के लिए भी। इस बारे में भी देखिए लगातार एनसीआई की अगर बात की जाए तो कोशिश यही रही है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किसानों को मिल सके। फिलहाल आने वाले समय में और कितना फायदा प्रसंस्करण से मिल पाएगा, इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुआई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं मोटे अनाजों के प्रसंस्करण और फलदार वृक्षों की तोड़ाई के उपरांत किस तरह की देखभाल करनी है, इस बारे में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नईमुद्दीन जी हमारे साथ जुड़े हैं झांसी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नईमुद्दीन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार साहब, ये निवेदन है जी कि आम की फलत प्रत्येक वर्ष प्राप्त हो जी, तो क्या रास्ता है? क्योंकि मेरा आम का पेड़ है सर, तो वो एक साल गैप हो जाता है अथवा कम फलत आते हैं उसमें। जी डॉक्टर मीना, आम के पर हर साल फलन मिल सके, उसके जरिए मुनाफा मिल पाए, इसके लिए क्या करना होगा? जो ये बता रहे हैं कि एक साल जो है फलन बहुत कम आता है। किसान भाई कहाँ से है सर, कौन से स्टेट से? ये झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। झांसी उत्तर प्रदेश। मैं किसान भाई को कहना चाहूंगा कि अब आम में ज्यादातर किस्में जो नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तरी भारत में है वो अब एक साल ऑफ ईयर आता है, एक साल ऑन ईयर आता है। और जब दक्षिणी भारत में वही किस्में हमारी, जैसे नीलम किस्म है वो रेगुलर बियरिंग में आती है, यानी हर साल ऑन ईयर रहता है उसमें। लेकिन फिर भी किसान भाई एक कोशिश कर सकता है कि इसमें कार्बन नाइट्रोजन रेशियो उसको मेंटेन करना होता है। उसके लिए आपका देसी खाद उसको बराबर देनी है, यानी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन अच्छे से करना है, तो निश्चित तौर पे उसमें आ सकता है। लेकिन ये मेजर जो करेक्टर है वो वेराइटल है, यानी किस्म की वजह से ही ऑन ईयर ऑफ ईयर होता है। इसलिए कहा जाता है कि अलग अलग किस्मों का चयन हमें कर लेना चाहिए। जी सर। और हमारा उत्तरी भारत का जो मौसम है वो दक्षिणी भारत के मौसम से थोड़ा अलग होता है जी। वहां का जो माइल्ड क्लाइमेट है वो उसको नियमित फलन के लिए प्रोत्साहित करता है, और हमारा उत्तरी भारत का क्लाइमेट इतना प्रोत्साहित नहीं करता है, इसलिए उसको एक साल का रेस्ट चाहिए। एक साल फल अच्छा जाएगा, पूरी साल रेस्ट करेगा, फिर अगले साल फिर फलन में आएगा। चलिए बिल्कुल, तो ये मैटर है जी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बलवंत जी हमारे साथ जुड़े हैं शुरू राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका बलवंत जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर, सभी की फसलों के बारे में पूछना था, नस्लों के। जी कौन सी किसकी प्रजाति आप जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, जो कम पानी में पकती हो। किसकी? जी कौन सी फसल के लिए जानना चाह रहे हैं? चने की जी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। चने की फसल को बहुत पानी की जरूरत नहीं होती सर। हाँ, चने की फसल को बहुत पानी की ज़रूरत नहीं होती। यदि आपका धान का खेत है तो धान के खेत में आप बोएंगे तो बहुत अगर ज़रूरत हुई तो एक पानी आपको की ज़रूरत होगी, और अंततः उसकी जड़ बहुत गहरी जाती है, और वो जड़ गहरी जाने से नीचे से पानी वो लेने लगता। अगर आपने ज़्यादा पानी लगा दिया तो उसकी बढ़वार ज़्यादा हो जाएगी, या आपने नाइट्रोजन ज़्यादा दे दी तो बढ़वार ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर उसमें जो है आपकी फलियां नहीं आएंगी और प्रोडक्शन जो उत्पादन जो है आपका कम हो जाएगा जी। तो इसलिए आपके चने में तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है ना, तो ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत है भी नहीं उसमें। जी बिल्कुल। और साथ ही प्रसंस्करण की अगर बात की जाए डॉक्टर दुबे, जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग स्तर पर कोशिश की जा रही है, अलग अलग माध्यम हमारे पास हैं, लेकिन एफपीओ किसान उत्पादक संगठनों की हम बात करें तो कितनी मजबूती के साथ ये जो है प्रसंस्करण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ये इनका उद्देश्य ही है प्रसंस्करण के साथ और भी कृषि के ऐसे एक्टिविटीज करना है और काम करना है जिससे किसानों की आय बढ़े, लेकिन मेन फोकस प्रसंस्करण पे है क्योंकि उत्पादन अब सैचुरेटेड हो चुका है जी। तो प्रसंस्करण में बहुत सारे आइटम है मार्केट में। आप देखिए, मैं अगर मैं गिनाऊं तो हर प्रोडक्ट के, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो ज्वार हो, बाजरा हो, ये इनके इतने प्रोडक्ट मार्केट में आ गए। लोग अकेले बिस्कुट को देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए इनका जो आपके नाश्ते के फूड में आ गया है, आपके जो खाने के पैकेट आटे के बन रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट इनके हैं, नमकीन में आ गए हैं, इनके मीठे स्वीट्स में आ गए हैं, स्वीट भी बन रही हैं। तो आप एक प्रोडक्ट नहीं, इसके सैकड़ों प्रोडक्ट आपके आ रहे हैं अलग अलग। मक्के की तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, आपके कॉर्नफ्लेक्स ही है, आप देखिए कॉर्नफ्लेक्स के बहुत सारा वो है, मक्के के वैसे भी स्वीट जो वो है उसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग उत्पाद जो हैं। लेकिन इनकी जरूरत यह है कि आपको तकनीक के हिसाब से एक ब्रांडिंग नेम देके, और जब तक एफपीओ या कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होगी तब तक आपकी ब्रांडिंग अकेले किसान इतना, ये तो बहुत पैसा हो जो इंडस्ट्री लगा दे, नहीं तो फिर उसको सब मिल करके अपना पैसा इकट्ठा करे, कुछ सरकार मदद करती है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं जल्दी से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं मलंदन जी? पंजाब से जुड़े हैं जी। बताइए जी, सवाल पूछ सकते हैं आप।
सर जी ਅਸੀਂ जी पंजाब से बोल रहे हैं जी, फिरोजपुर से। ਅਸੀਂ जी पूछते हैं कि अमरूद की कौन सी प्रजाति लगानी चाहिए इसकी। चलिए डॉक्टर मीना हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं पंजाब से और जानना चाह रहे हैं कि अमरूद के लिए कौन सी उन्नत किस्में रहेंगी। देखिए पंजाब के किसान है तो मैं समझता हूँ वहाँ की हिसार सफेदा एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है जो वहीं द्वारा हिसार द्वारा निकली है जी, वो अच्छी किस्म वहाँ के लिए। उसके अलावा आपका L49 भी कर सकता है। मृदुला भी आजकल एक अच्छी किस्म आ गई। इसके अलावा एक थाई पिंक किस्म है, ये किस्में आराम कर सकते हैं। अगर हाई डेंसिटी में जाना है तो ऐसी किस्में करनी है, अदरवाइज नॉर्मल के लिए आपका L49 और हिसार सफेदा अच्छी किस्म है। जी बिल्कुल उन्नत किस्में हैं। साथ ही डॉक्टर मीना जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से तुड़ाई के उपरांत देखभाल की हम बात करते हैं, क्योंकि बागवानी में हम देखते हैं काफ़ी नुकसान हो जाता है किसानों को। अगर यहाँ पर सावधानी बरतें तो ना सिर्फ नुकसान से बच सकते हैं बल्कि इसी नुकसान को वो अपने मुनाफे में भी तब्दील कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। किसान भाई अपने उत्पाद को अगर प्रसंस्करण की ओर ढाल ले, प्रसंस्करण यानी तुड़ाई उपरांत देखभाल भी एक उसका हिस्सा है। उसमें वैल्यू एडिशन हम बोलते हैं कि अच्छी पैकेजिंग करे। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा उसके पास उत्पाद हो जाता है तो आप देखिए कई बार टमाटर या कोई भी उत्पाद जब गलत होता है मार्केट में तो बहुत सस्ता होता है। उस टाइम वो विशेषतः प्रसंस्करण की ओर जाएं कि मैं इसका कम से कम आधा तो मैं प्रसंस्करण करूंगा ताकि मुझे जो मार्केट वैल्यू कम हो गई है वो प्रसंस्करण कर और उसका वैल्यू बढ़ा सके। जैसे मान लीजिए कि टमाटर का है या अमरूद का आपका जैम बना ले, जेली बना ले, या आजकल तो अमरूद का ड्राई पाउडर भी बनने लग गया। अगर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो देखें तो काफी उत्पाद आजकल बनने लगे हैं जिनका साल भर उपयोग वो कर सकता है और अच्छा पैसा भी कमा सकता है। और आपके मान लीजिए आम है तो कई बार आम होता है कच्चा गिर गया तो उसका आपका अचार बना लो, जब पकता है तो बाजार में बेच दो। और ज्यादा प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा उत्पाद हो जाता है, गलत मार्केट में रेट कम मिल रहा है तो उसका आपका जूस बना लो, RTS बना लो, स्क्वेश बना लो। ये किसान भाइयों को देखना पड़ेगा कि प्रसंस्करण पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और वो उससे उत्पाद खराब भी नहीं होगा हमारा। बिल्कुल, और किसान ध्यान दे भी रहे हैं। लगातार हमारे साथ दर्शक जो हैं वो काफी संख्या में जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नंदेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हैं बैतूल मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। जी 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 नमस्कार सर, मैं सर एक चने के बारे में थोड़ी जानकारी चाह रहा हूँ जी। मतलब उन्नत चना जो कम समय में कम पानी में अच्छा हो जाए तो कौन सा चना होना चाहिए और कैसे उसमें खरपतवार के बारे में? जी, कम समय में और कम पानी में खरपतवार की देखिए मैंने बताया ना कि आपको चने में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश में 1 या 2 पानी हल्के पानी, वो भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो जी मिट्टी थोड़ी सी वो लाल मिट्टी होती है ना। हाँ देखिए मिट्टी थोड़ी हैवी होनी चाहिए चने के लिए। काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है, बलुअर मिट्टी में थोड़ा सा कम होता है। तो हैवी मिट्टी जो जिसको हम चिकनी मिट्टी कहते हैं वो हो। और अगर आप जैसे वैसी भी मिट्टी है, बलुअर मिट्टी है, तो उसमें जब गोबर की खाद आप डाल के पानी थोड़ा ज़्यादा भरेंगे तो वो थोड़े धीरे धीरे 2, 4, 6 साल में अच्छी मिट्टी चिकनी मिट्टी की तरफ आएगी। और ज़्यादा चिकनी है तो फिर तो गोबर की खाद डाल दो तो वो मतलब सही लेके आती है, बलुअर बनाती है, संतुलन हो तो ये हाँ संतुलन गोबर की कंपोस्ट खाद में ये होता है। दूसरा हाँ, तो ये आप कोई भी आप जो आपके वहाँ पर अवेलेबल इतनी चने की वो हैं वैरायटियाँ, तो आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र है या यूनिवर्सिटी है या जो जिला कृषि अधिकारी है वहाँ जिले के हिसाब से रिकमेंड अगर, क्योंकि बहुत वैरायटी में बाइफर्केशन है, ये फलों जैसी वैरायटी नहीं है, ये गेहूं और ये चने की इनकी ऐसी वैरायटी है कि क्षेत्र बाद बदलती रहती हैं जी, तो क्षेत्र और जलवायु के अनुसार है। ये बहुत अंतर पड़ेगा जी। तो आप उनसे चर्चा करिए और उनसे वहाँ पे जो रिकमेंडेड जिले के लिए वैरायटियाँ हैं वो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। चलिए, तो ना सिर्फ निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र बल्कि जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, चने की जो उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग किस्में जो लगातार हमारे वैज्ञानिक विकसित करते हैं, आवश्यकता है तो सिर्फ उनको जानने की और उसके जरिए अपने मुनाफे को बढ़ाने की भी। लगातार आपको हम बता रहे हैं कैसे मुनाफा बढ़ सकता है प्रसंस्करण से, और फलों की तुड़ाई के उपरांत जो सावधानी बरतेंगे आप तो अच्छी तरीके का भाव जो है बाजार में मिल सकता है। इसके अलावा डॉक्टर मीना जानना चाहेंगे आपसे, प्रसंस्करण तो एक हम मान सकते हैं एक बेहतर विकल्प है ही, लेकिन जो किसान सीधा अपना जो फल है उसको बाजार में लेकर पहुंचते हैं, पैकेजिंग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, वहाँ भी किस तरह के बदलाव की अभी आवश्यकता आपको लगती है?
जी बिल्कुल, आजकल देखिए आप, किसान बड़ा स्मार्ट हो गया है। जैसे प्रशासन उसको मिलते हैं तो किसान ये सोचता है कि मेरा जो उत्पाद है, मान लीजिए मेरा फल है वो मेरे ही नाम से बिके जी, यानी मेरी पहचान हो एक फील्ड की, तो उसके लिए किसान भाई फैमिली पैक बनाकर बेचने लग गया आजकल। जब वो जिसमें बेर है या अमरूद है तो उसके दो अमरूद एक कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स में करके फैमिली पैक बना के बेच रहा है। यानी वो एक तरह से उसका पैकेजिंग के माध्यम से वैल्यू एडिशन कर दिया उसने कि मान लीजिए 5 किलो अमरूद का पैक कर दिया तो एक फैमिली आराम से 5 किलो ले जाएगी। तो उसको कहीं ग्रेडिंग करने की जरूरत नहीं, छांटने की जरूरत नहीं है, बजाय इसके कि ठेले पे खुले में बेच रहे हो तो प्राइस इतना अच्छा नहीं मिलता। आजकल बड़े शहर में बायर अच्छे हैं तो किसान भी स्मार्ट हो गया, बड़े शहरों में अच्छा उत्पाद भेजता है, ग्रेड करके वो अच्छी प्राइस करता है। बचा हुआ जो मटेरियल है उसको लोकल बेचता है जहां पे प्राइस अच्छा नहीं मिलता है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लगाएगा। तो किसान भाइयों को ग्रेडिंग करके और स्पेशल फैमिली पैक बना करके बेचने का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। किसान भाई अपने फार्म का प्रोड्यूस को बहुत बेहतरीन करके पैसा कमा सकता है उसमें। इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रसंस्करण का काम भी नहीं है, सिर्फ ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग का ही कॉन्सेप्ट उसको करना है। जी बिल्कुल, और खासतौर से डॉक्टर दुबे आप भी इस बात से सहमत होंगे, आपदा में अवसर की बात कही जाती है, तो कोरोना काल में हमने देखा कि जो ऑनलाइन प्रणालियां हैं उस पर अब काफ़ी ज़्यादा निर्भरता हमारे किसानों की नज़र आती है और काफ़ी फ़ायदा भी किसानों को मिला है। इस बारे में आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। आइए जल्दी से इनके सवाल हम ले लेते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं हनुमानगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो, कोशिश हम कर रहे हैं इनसे बात करने की, इनका जो सवाल है वो जान सकें। हेलो हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, हम ये पूछना चाहते थे कि किन्नू की तुड़ाई के लिए कौन कौन से बातें ध्यान रखनी चाहिए? किन्नू की तुड़ाई के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये जानना चाह रहे हैं हमारे जो दर्शक हैं। डॉक्टर मीणा क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा सवाल है, और राजस्थान से सवाल है। मैं समझता हूँ राजस्थान के दो ही फल प्रमुख है, संतरा और किन्नू जी। तो किन्नू में किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि जब तुड़ाई करते हैं उस टाइम उसको खींच करके तुड़ाई नहीं करें, उसका स्टब साथ रहना चाहिए थोड़ा सा, यानी कैंची से उसकी फ्रूट पिकिंग वो आती कैंची, उससे तुड़ाई करें या तो उसको, और उसके साथ वो डंठल रहेगा तो उसमें होलो छेद नहीं होगा। जनरली क्या आप खींच के तुड़ाई कर लेते तो छेद हो जाता है, उससे उसका संक्रमण बढ़ जाता है और फल खराब हो जाता है। साथ ही मेच्योर अवस्था पर आप कलर जो प्रॉपर कलर होता है उसी टाइम उसकी करें, तुड़ाई करें। और तुड़ाई के साथ साथ जब फल आप तोड़ लेते हो तो उसको किसी भी तरीके से ऐसा नहीं ऊपर से डाल दो, उसको धीरे से किसी भी पात्र में रखें या कैरेट में रखें, उसके बाद उसको पेड़ के नीचे रखें काफी टाइम ताकि वो ठंडा हो जाए।
और देन उसको ग्रेडिंग और वैक्सिंग करके आप आपका सेल आउट करें। ये विशेष ध्यान उसको रखना है किसान भाई को तोड़ते वक्त कि उसको फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया का ख्याल हमारे किसानों को रखना होगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से ही। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो विक्रम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। मसूर की बुआई कब तक कर सकते हैं? हेलो जी, मसूर की बुआई के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं? आवाज आ रही है? आ रही है जी, कुछ जानकारी देना चाहेंगे डॉक्टर दुबे आप उनको? क्या मसूर की बुआई जी अभी कर सकते हैं? जी, कब तक जो उचित समय है क्या है? देखिए, मसूर की बुआई जो है उचित समय आपको, आप कहाँ से हैं? राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, राजस्थान और जो मध्य प्रदेश में है वो थोड़ी अगैती बुआई होती है जी, है ना। ये तो अभी आपका खेत तैयार है क्या? हेलो, संपर्क हमारा शायद इनके साथ टूट चुका है। हाँ जी, तो आप जो है आप उसमें अलग अलग मसूर की वैरायटी के अनुसार, जैसे आप गेहूं की वैरायटी कुछ अगैती हैं, कुछ पिछेती हैं, तो ऐसे ही अगैती है पिछेती। अब आपका जैसा खेत तैयार हो तो उसमें 1 महीने का अंतर से भी आप बुआई कर सकते हैं। तो आप हमारा नाम नोट कर लीजिए, मोबाइल वो क्या नाम भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, आप पत्र डाल देंगे तो कौन सी वैरायटी कौन सी आप बोएंगे और उसके हिसाब से मैं आपको मेल कर दीजिए, या तो आप फोन से भी पूछ सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, तो हम आपको उस वैरायटी का और उस समय की बुआई का बता देंगे। और आपका मिट्टी के अनुसार भी आपके आगे पीछे बुआई हो जाती है जी, है ना। बिल्कुल, तो इसमें बहुत तकनीक की बात है। लेकिन जो हमारे मोटे अनाज की अगर हम बात करते हैं डॉक्टर दुबे, अमूमन अक्सर जो किसान हैं जो लेते भी थे पहले, हर एक फसल के बाद मोटे अनाज को शामिल कर लिया जाता था, या मक्का जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है मोटे अनाजों में, इसके लिए भी क्या कुछ खास तरह की? देखिए, मक्का हमारे पूरे साल हम पैदावार कर सकते हैं जी। मक्के की पैदावार 3-4 साल, मक्के की इतनी वेराइटियां हैं को वो 3-4 साल में 3-4 बार भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। आपको भुट्टे के रूप में उपयोग करने के लिए आप बुआई कर सकते हैं। तो मक्के की ऐसी फसल है कि आप उसकी पूरे साल जो है उसकी फसल आप ले सकते हैं। 2.5-3 महीने का इसका 60 दिन से लेकर के 3 महीने तक का इसका मैच्योरिंग टाइम होता है। और मक्के के उत्पाद इतने हैं कि मक्के का जो आपके बिस्किट से लेकर के कॉर्नफ्लेक्स आपके इतना चल रहा है, आपका उसके जो नाश्ते के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। तो मक्के में बहुत अच्छी फायदा है। और मक्के की कुछ जैसे प्रोटीना वैरायटी हैं, इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है जी। तो प्रोटीन ज़्यादा होने के कारण इसके जो है आपको प्रसंस्करण के जो मूल्य मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ वैरायटी ऐसी हैं कि जिनमें प्रोटीन थोड़ा कम है, लेकिन कुछ तो ऐसी वैरायटी हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो रहा है जी। तो आप बिस्कुट है या कॉर्नफ्लेक्स जो है आप देखिए, लेकिन उसकी पैकिंग और ब्रांडिंग, इसके लिए आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि आप ग्रुप में काम करें, यानी चाहे FPO बनाए या आप कोऑपरेटिव बनाए। और इसके लिए हम आपको जोर दे रहे हैं कि FPO जब बनाएंगे तो सरकार भी उसको फंडिंग करेगी, जो आपको अनुदान होगा। यदि FPO आपकी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगा तो आपको जो है यहाँ से कंपनी एक्ट में जो रजिस्टर्ड होगा वो SFAC जी से आपको अनुदान मिलेगा। जितना पैसा आपका होगा उतना ही ये SFAC से आप मिल जाएगा। ये सरकार की एजेंसी जो है आपको मिल सकती है। हाँ, मतलब ये फ्री ऑफ कास्ट होगा, उतना ही पैसा आपको फ्री ऑफ कास्ट। मशीनों के लिए और मिलेगा बहुत ज़्यादा, यानी करोड़ मतलब 50 लाख तक आपको पैसा मिल सकता है और पूरी आपकी फैक्ट्री तैयार हो। इसी प्रकार का कोऑपरेटिव में वो FPO रजिस्टर्ड है तो NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो अभी आपके यहाँ दिल्ली में ही है जी, वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल पाएगी। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार। तो सर अमरूद के बारे में जानकारी लेनी थी जी, क्या जानना चाह रहे हैं? फल लगे थे लेकिन अब उसके अंदर फूल भी नहीं आ रहे हैं। फूल नहीं आ पा रहा है? हाँ। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर मीना क्या सलाह देना चाहेंगे?
इनका सवाल मैं समझ गया। देखो अमरूद क्या करता है, साल में 3 बार फूल आते हैं, उसको बहार बोलते हैं हम जी। और तीनों ही बहार में फूल आएगा अगर आप लगातार नमी रखेंगे तो आपको जब नहीं लेना होता है तब उसमें पानी रोकना होता है, उसको हम स्ट्रेस ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो सबसे अच्छा जो अमरूद होता है वो मृग बहार होता है, जिसका बारिश की वजह से फला है। यानी बारिश से पहले आपको उसको 1.5 से 2 महीने तक पानी उसका रोकना है कंप्लीट, बिल्कुल बुझा जाए पौधा, और तभी उसकी गुड़ाई करनी है। और 25 जून के आसपास उसको अच्छा खाद और पानी आप पिलाएं, निश्चित तौर पे आपके फलाने लग जाए। जी बिल्कुल, जो फलन है देखिए वो हो सकता है। और साथ ही साथ किस तरह की सावधानी आपको रखनी होगी तुड़ाई के उपरांत, इस बारे में डॉक्टर मीणा आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। तो डॉक्टर मीणा लगातार बता रहे थे किस तरीके से जो किसान हैं उनका मुनाफा बढ़ सकता है, कई ऐसी सावधानी अगर आप अपना लें। और खासतौर से प्रसंस्करण क्षेत्र की भी अगर बात की जाए डॉक्टर दुबे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमारे जो किसान हैं प्रसंस्करण क्षेत्र में आगे बढ़े। और अब जैसा आपने बताया कि सरकार आर्थिक मदद भी यहाँ मुहैया करा रही है। जी, हमने वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसान भाइयों से कि ये जो है सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं, और अकेले एक काम करने का नहीं है। जब सब मिलके करेंगे तो जो गाँव के यूथ्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको जिम्मेदारी दीजिए ब्रांडिंग की, ब्रांड बनाए, कौन से ब्रांड से पैकिंग कैसे हो, मार्केटिंग को, ई मार्केटिंग भी अभी पोर्टल सरकार ने उपलब्ध करा दिया है जी। जो मोटे अनाज हैं या वैसे अनाज भी हैं जिनको पहले स्टेट का बाउंड्री थी कि दूसरे स्टेट में नहीं ले जा सकते, इस सरकार ने वो भी खोल दिया है और पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं। ई मार्केटिंग के द्वारा आपको लेके नहीं जाना है, आप अपने पोर्टल पे अपना सैंपल डाल दीजिए और जो ग्राहक हैं वो अपने आप आपको संपर्क तमाम बातों करके का ख्याल रखना होगा हमारे किसानों को। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर दुबे आपने दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो जाना आपने कैसे मोटे अनाजों का प्रसंस्करण आप कर सकते हैं। हमारा जो कल का विषय रहेगा वो भी आपको हम बता दें। कल खासतौर से बात होगी, अब जो सर्दियों का मौसम आ रहा है उसमें किस तरह की देखभाल आपको करनी होगी अपने पशुओं के लिए, और साथ ही आपको जानकारी देंगे कड़कनाथ मुर्गे पालन से संबंध भी, इसमें कैसे आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी, कैसे इसकी आप शुरुआत कर पाएंगे। साथ ही आपका कोई और सवाल या सुझाव है तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आप हमारी नोट कर लीजिए, हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। साथ ही हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद होगा, नंबर याद नहीं है तो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकेंगे। हमारा नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह के 6 से रात के 10 तक ये लाइन खुली हुई है, इस पर भी आप अपना जो सवाल है वो दर्ज करा सकते हैं। साथ ही हेलो किसान को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकेंगे। इसके लिए महत्वपूर्ण सारी जानकारियाँ आपको यूट्यूब पर भी अब उपलब्ध होंगी। यूट्यूब एक महत्वपूर्ण माध्यम आज के समय में, और इससे पहले भी जो कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं, जो जानकारी प्रसारित हुई है, ये सारी जानकारी आप यूट्यूब के माध्यम से कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जैविक खेती, जैविक उत्पाद, अच्छे दाम, बढ़िया मुनाफा, पर कैसे? परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है फायदेमंद? क्या सच में मिल रहा इस योजना से लाभ? परंपरागत कृषि विकास योजना से जुड़ी सारी जानकारी देखिए दूरदर्शन किसान पर। सरकार आपके साथ में 20 नवंबर शनिवार शाम 5:30 बजे। मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात।